नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण का नेक्स्ट जो टॉपिक है ओनरशिप रेशियोज, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ये जो ओनरशिप रेशियोज होते हैं, ये अपन जानते हैं कि ओनरशिप का मतलब ही जो स्वामी या मालिकों से संबंधित रेशियोज या अनुपात कहलाते हैं। ये वो अनुपात होते हैं जिनका सीधा संबंध स्वामियों से या मालिकों से होता है, यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे होता है। अब दूसरी अपन ये कहते हैं कि जब शेयर होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट क्या होगा, वो ये जानना चाहेंगे कि उनके शेयर्स पे डिविडेंड कितना मिलेगा, उनकी अर्निंग कितनी होगी, प्रॉफिट्स कितने होंगे, उनके शेयर्स का भाव कैसा रहेगा, बाज़ार में उनके मार्केट शेयर जो है वो कितना रहेगा, और अंशों में पैसा लगाने पर जब है वो उसका रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। तो इस तरीके से जब उनको निर्णय लेना हो कि किसी कंपनी के पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ये जो फैसले लेने होते हैं तो उनका संबंध ओनरशिप से होता है। हम ओनरशिप के अंतर्गत दो प्रकार के मुख्य रूप से एक बातें अपने को ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो ओनरशिप रेशियोज जो होते हैं वो जो वर्तमान जो एट प्रेजेंट जो कंपनी के मालिक, प्रोमोटर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं वो एनालिसिस करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो फ्यूचर इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हम भावी विनियोजक कहते हैं, वो एनालिसिस करते हैं। उनको पैसा लगाना होता है कंपनी में, उस दृष्टि से वो एनालिसिस करते हैं। तो चाहे किसी भी तरीके से कोई सा भी हो, वो दोनों ही दृष्टि से उनका जो है वो विश्लेषण करने के लिए जो है वो इनको अपन मुख्य रूप से ऐसे रेशियोज को अपन जो है वो तीन भागों में, यानी तीन भागों में इनको डिवाइड करते हैं जो ओनरशिप रेशियोज होते हैं। एक तो इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज कहलाते हैं, दूसरे जो हैं वो अर्निंग रेशियोज कहलाते हैं, और तीसरे डिविडेंड रेशियोज कहलाते हैं। तो इन तीन भागों में इन रेशियोज को अपन डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज होते हैं। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज वे रेशियोज होते हैं, अपन एक बात जानते हैं अच्छी तरह से कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो सोर्सेज जो कैपिटल जो होते हैं, यानी पूंजी के जो स्रोत होते हैं, उनको अपन उनका जो रेशियो होता है उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज कंपनी की जो है, मान लीजिए वो उसमें कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल है, कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कुछ डिवेंचर्स यानी लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं। ये सब जो लॉन्ग टर्म रेशियोज है, मान लीजिए 10 लाख की कैपिटल है और इसमें 5, 3 और 1 का रेशियो है। यानी जैसे 5 लाख रुपए की मान लीजिए शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, और उसके अंदर 3 लाख रुपए मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और 1 लाख रुपए डिवेंचर्स हैं, 1 लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लस हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए ये जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर का 5, 3, 1 का रेशियो है। तो इस रेशियो को ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब इससे रिलेटेड जो भी रेशियोज होंगे वो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज हो जाएंगे। यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड कैपिटल यानी रिजर्व एंड सरप्लस, इनसे संबंधित जो भी चीज़ों को काम में लेते हुए रेशियोज निकालेंगे वो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज होंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो जो उसको अपन कैपिटल गियरिंग रेशियो कहते हैं वो होता है। इस कैपिटल गियरिंग रेशियोज के अंतर्गत अपन ऊपर इक्विटी चार्ज कैपिटल लिखते हैं और नीचे फिक्स चार्ज कैपिटल लिखते हैं। इक्विटी चार्ज कैपिटल का मतलब होता है वह कैपिटल जो वेरिएबल चार्ज कैपिटल भी इसका नाम दिया जाता है, यानी वेरिएबल चार्ज कैपिटल अपॉन फिक्स चार्ज कैपिटल भी इसको कहते हैं। तो वेरिएबल चार्ज कैपिटल के अंतर्गत अपन कौन कौन से कैपिटल लेते हैं। इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड होता है, जैसे इक्विटी शेयर्स और रिजर्व एंड सरप्लस, इन सब का जो टोटल होता है, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, उसको अपन वेरिएबल चार्ज कैपिटल या इक्विटी चार्ज कैपिटल कहते हैं। और फिक्स चार्ज कैपिटल के अंतर्गत अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स को लेते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा
वो रेशियो जो है उसको अपन कैपिटल गियरिंग रेशियो कहते हैं। डेफिनेटली एक रेशियो तो वो है जिसके ऊपर कंपनी द्वारा फिक्स चार्जेस पे किए जाते हैं, तो वो फिक्स चार्ज कैपिटल हो गया। और एक जो है वो इक्विटी चार्ज कैपिटल होता है, जिसके अंदर अपन जो है वो या वेरिएबल चार्ज कैपिटल होता है, उसके अंतर्गत जो चार्ज लगता है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो वेरिएबल होता है, वो वेरी करता रहता है। तो ये दो तरीके की रेशियोज होते हैं, ये दो तरीके की जो कैपिटल होती हैं, तो इससे कैपिटल गियरिंग रेशियो निकलता है। और इस कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि ये अनुपात जो होता है, ये अनुपात वास्तव में जो है वो हम कह सकते हैं कि एक से थोड़ा बड़ा आना चाहिए ये रेशियो, यानी एक से ज़्यादा होना चाहिए। और एक से ज़्यादा आने का मतलब ये होता है कि इक्विटी चार्ज कैपिटल या वेरिएबल चार्ज कैपिटल जो है वो फिक्स चार्ज कैपिटल से ज़्यादा है। अगर वो इस तरीके की सिचुएशन होती है तो इससे एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि कंपनी के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट का भार या फिक्स लाइबिलिटीज़ का भार ज़्यादा नहीं है। और ये थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि एक कंपनी की हिस्सेदारियों के लिए थोड़ा ठीक माना जाता है, उनकी सुरक्षा के हिसाब से ठीक माना जाता है। और पर्टिकुलरली एक ऐसी कंसर्न जो नई नई संस्था होती है, उसका तो ये रेशियो जो है वो नीचा आना ठीक नहीं माना जाता, ये ऊंचा आना ही ठीक रहता है। क्योंकि शुरुआत में ही अगर किसी कंपनी के ऊपर फिक्स चार्ज कैपिटल का ज़्यादा भार हो जाएगा तो उस कंपनी का अधिकांश तो जो पैसा है वो ब्याज के पेमेंट में चला जाएगा, और इसलिए कंपनी की वित्तीय हालत ख़राब हो सकती है। तो एक शुरुआती दौर में एक कंपनी को जो है वो ये अनुपात कम आना चाहिए, कैपिटल गेनिंग रेशियो जो है वो थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन थोड़ा दीर्घ काल में चल करके जब कंपनी दौड़ने लग जाती है, कंपनी भागने लग जाती है, यानी कंपनी खूब अर्निंग करने लग जाती है, ऐसी स्थिति में अगर फिक्स चार्ज का रेशियो अगर ज़्यादा होता है तो वो कंपनी बियर कर जाएगी। और इसका जो बेनिफिट है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर दो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं ध्यान रखने की, वो ये हैं कि एक शब्द होता है कैपिटल गियरिंग और एक होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। जब ये रेशियो अधिक होता है तो कैपिटल गियरिंग नीची होती है, और ये जब रेशियो कम होता है तो कैपिटल गियरिंग हाई होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में कैपिटल गियरिंग हाई नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और जब थोड़ी थोड़ी देर के बाद में जब कंपनी दौड़ लगानी शुरू कर देती है, उसके बाद में ये कैपिटल गियरिंग हाई रखी जा सकती है। ये शब्द जो है कैपिटल गियरिंग जो है, ये टर्म, ये वास्तव में किसी व्हीकल के गियरिंग से लिया गया है। जब हम ड्राइव करते हैं किसी भी व्हीकल को तो हम जानते हैं कि शुरुआत के अंदर जो है जब उसको जब कम रेस होती है तो नीचा गियर लगता है, और ज्यों ज्यों रेस बढ़ाते जाते हैं तो गियर को हाई करते जाते हैं, ऊंचा गियर लगाते जाते हैं। जब कोई व्हीकल दौड़ता है उसकी स्पीड में, अब अगर मान लीजिए किसी व्हीकल की स्पीड कम है और उसके ऊपर गियर हाई है, तो वो व्हीकल बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं, रुक जाएगा, वो उसका स्टार्ट ही बंद हो जाता है। तो यही बात बिज़नेस के बारे में लागू होती है कि उसके ऊपर अगर शुरुआत में बहुत ज़्यादा जो है फिक्स चार्जेस का भार होता है तो वो उसको अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो उस बिज़नेस को चलाना चाहेंगे तो बिज़नेस ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है कैपिटल गियरिंग हाई, कैपिटल गियरिंग लो, कैपिटल गियरिंग है वो ध्यान रखने की बात है। एक जो रिलेशनशिप होती है कि वो वेरिएबल चार्ज कैपिटल और फिक्स चार्ज कैपिटल है, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होता है। यानी ये रिलेशनशिप ध्यान रखनी चाहिए कि जो ऊपर वाला और नीचे वाली जो दोनों चीज़ें हैं, इनको जब जोड़ते हैं अपन, जैसे मान लीजिए आपका रेशियो आया 2, ये रेशियो कैपिटल गियरिंग रेशियो आया 2 आया, तो इसका मतलब ये होता है कि एक फिक्स चार्ज कैपिटल है और 2 है वो इक्विटी चार्ज कैपिटल है, यानी वेरिएबल चार्ज कैपिटल है। तो 2 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 रुपये जो बनेगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगी। उस कैपिटल एम्प्लॉयड 3 रुपये के अंदर 2 रुपये उसने वेरिएबल चार्ज से जुटाए हैं और 1 फिक्स चार्ज से जुटाया है। ये इसका सेंस निकलता है।
तो दूसरा सेकंड रिलेशनशिप है वो डेट और इक्विटी की होती है। तो डेट का मतलब ये है कि जैसे फिक्स चार्ज कैपिटल, और यहाँ पर जो डेट है वो फिक्स चार्ज कैपिटल जब अपन लेते हैं तो उसका जो संबंध है वो, अगर मान लो उसके अंदर केवल डेट्स ही हैं तो तब तो पूरे डेट्स आ जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं तो डेट और इक्विटी इसमें इसको अपन लिया जा सकता है। तो ये रिलेशनशिप अपने को ध्यान में रखनी है। और इसके अंदर देखिए जो रेशियो है, पहला रेशियो तो अपन ने निकाला कैपिटल गियरिंग रेशियो, दूसरा अपन डेट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं। और डेट इक्विटी रेशियो के अंतर्गत अगर लॉन्ग टर्म डेट भी लिए जा सकते हैं और पूरी लाइबिलिटीज़ भी ली जा सकती हैं। जनरली इसमें लॉन्ग टर्म डेट नहीं लगे कि पूरी लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का यानी इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का रेशियो अपन इसमें निकालते हैं। हो सकता है कई बार इस रेशियो को अपन लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी भी निकाल लें। तो इससे भी पता लग जाता है कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स का कितना कवरेज है और बाहरी दायित्व पर कितना है। करेंट लाइबिलिटीज़ टू प्रोप्राइटर्स फंड भी निकाला जा सकता है रेशियो। एक रेशियो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ टू लॉन्ग टर्म फंड्स भी निकाला जा सकता है कि लॉन्ग टर्म डेट का लॉन्ग टर्म फंड्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड से कितना रेशियो है, जिसमें लॉन्ग टर्म डेट कितना भाग है और टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कितनी है। रिजर्व कैपिटल है, रिजर्व्स का कैपिटल से रेशियो भी निकाला जा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर रिजर्व्स कैपिटल की तुलना में बहुत ज़्यादा जब बढ़ने लग जाते हैं तो ये कई बार जो है वो ऐसी स्थिति और कैपिटलाइजेशन की पोजीशन उस स्थिति में आ सकती है। इसलिए समय समय पर जो है वो कंपनीज की पॉलिसीज ये होती हैं कि वो रिजर्व्स को जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट करती रहती हैं, जिसको अपन कैपिटल बोनस या बोनस इक्विटी शेयर्स जारी करना कह सकते हैं। तो वो एक पॉलिसी होती है। तो ये पता लग जाता है कि रिजर्व्स हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं कैपिटल की तुलना में। इसी तरीके से एक डेट सर्विस निकाला जाता है, जिसमें जो है वो PBI 80 अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस के द्वारा इस रेशियो को निकाला जाता है। और इससे पता लगाया जाता है कि एक जो संस्था है उसके ऊपर डेट का चार्जेस कितना ज़्यादा है। अगर डेट का चार्जेस ज़्यादा उसमें होगा तो ऐसी स्थिति में शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कम बचेगा, क्योंकि अधिकांश पैसा ब्याज में चला जाएगा और कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो बेनिफिट है वो कम होगा। तो ये इस दृष्टि से ये ओनरशिप रेशियोज निकाले जाते हैं। दूसरे प्रकार के रेशियोज होते हैं अर्निंग रेशियोज, जिनका संबंध सीधा सीधा कमाई से होता है। और इसके अंतर्गत अपन सबसे महत्वपूर्ण रेशियो EPS जिसको कहते हैं, अर्निंग पर शेयर होता है। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए अपन जो है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, किसी भी वर्ष का जो नेट प्रॉफिट होता है जिसको अपन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, यानी जैसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, फिर इंटरेस्ट घटाया, फिर टैक्स घटाया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड घटा दिया। और ये डिविडेंड घटाने के बाद में यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घटाने के बाद इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का जब अपन भाग देते हैं तो वो अर्निंग पर शेयर आता है। और ये अनुपात जितना ज़्यादा होता है कंपनी का, उतना ही शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होता है और उनके शेयर्स की मार्केट में कीमत बढ़ने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। दूसरा आता है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो के अंतर्गत मार्केट प्राइस पर शेयर लेते हैं और उसमें अर्निंग पर शेयर का भाग दे देते हैं। तो वो जो रेशियो आता है वो प्राइस अर्निंग रेशियो कहलाता है, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। अगर ये जो रेशियो आता है, ये रेशियो किसी सेम प्रकार की किसी दूसरी संस्था से, जैसे मान लीजिए एक जो है वो टायर बनाने वाली एक कंपनी है, जैसे मान लो अपोलो और आप MRF का कह दो और या सीएट का कह दो, तो ये बराबर की कंपनियां होती हैं। और यदि मान लीजिए किसी एक कंपनी में ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो कम आ रहा है दूसरी कंपनी की तुलना में, उसका हमें एक सीधा सीधा सेंस ये निकालते हैं कि जिस रेशियो कम आ रहा है उसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो मार्केट प्राइस है वो अर्निंग की तुलना में आज भी मार्केट की प्राइस कम चल रही है। तो उसकी ये संभावना है कि वो जैसे दूसरे जो जिनके शेयर्स जिनकी प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा आ रहा है तो उसके बराबर उसके जाने की गुंजाइश रहती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज उसमें इन्वेस्टमेंट करने पर प्राइस बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा है और उसकी तुलना में उसका मार्केट का प्राइस कम चल रहा है, तो उसमें आगे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसकी मार्केट की प्राइस बढ़ जाए।
तो इसलिए उसमें इन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लिया जा सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का हम सोच सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जिस कंपनी की EPS ज़्यादा होती है उसमें इन्वेस्ट करो, या जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो कम होता है उसमें इन्वेस्ट करो। तो इसलिए ये एक इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्राइस अर्निंग रेशियो निकाला जाता है। एक कैपिटलाइजेशन रेशियो होता है। कैपिटलाइजेशन रेशियो का मतलब ये होता है कि उसका एक तरह से जो अर्निंग की तुलना में मार्केट प्राइस जो है वो उस मार्केट प्राइस के ऊपर उसका जो अर्निंग आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो वो कैपिटलाइजेशन रेशियो होता है। यानी बाज़ार भाव की तुलना में आय कितनी है, अर्थात यदि कोई जो अंश है बाज़ार से खरीदते हैं तो उस पर कितनी आय अर्जित होगी, ये इसका कैपिटलाइजेशन का रेशियो कहलाता है। और तो जिसकी मार्केट प्राइस पर शेयर यानी जितना आज के दिन जितनी कीमत के ऊपर वो अर्निंग देता है वो कैपिटलाइजेशन रेशियो कहलाता है। और इसी तरीके से कुछ रेशियोज होते हैं डिविडेंड रेशियोज कहलाते हैं, जिसमें डिविडेंड यील्ड रेशियो है, पे आउट रेशियो है। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो का मतलब ये होता है कि डिविडेंड पर शेयर अपन मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर डिविडेंड का रेशियो क्या आता है, वो डिविडेंड यील्ड रेशियो हो गया। और इससे विनियोजित राशि पर लाभांश मिलने का क्या होगा ये बताता है। इसी तरीके से पे आउट रेशियो होता है। पे आउट रेशियो का मतलब ये होता है कि जितनी एक कंपनी कमाती है उसमें से कितना हिस्सा है वो डिविडेंड के रूप में बांट देती है, इसको हम पे आउट रेशियो कहते हैं। और इसके लिए डिविडेंड पर शेयर में अपन मार्केट प्राइस पर शेयर का भाग देते हैं, तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये बता देता है कि कितने % जो है वो अर्निंग का जो है वो डिविडेंड के रूप में पे किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये 70% आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये अगर उसने अर्निंग पर शेयर है तो उसमें से 70 रुपये जो है वो बांट देता है, यानी पर शेयर डिविडेंड दे देता है और उसमें से 100 रुपये कमाता है, उसमें से 70 रुपये डिविडेंड के रूप में बांट देता है। इसका मतलब 30% वो है वो रिजर्व रख लेता है, जो है वो बैलेंस शीट में ले जाने के लिए उनका संचय बना लेता है। तो ये इस तरीके से पे आउट रेशियो है वो ये बता देता है कि कितना डिविडेंड के रूप में और कितना रिजर्व के रूप में कमाई को रखा जाता है। तो ये पे आउट रेशियो इस बात को प्रकट कर देता है। तो उससे ये भी पता लग जाता है कि कंपनी री इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने फंड्स का कितने % री इन्वेस्टमेंट कर देती है। और यील्ड से हमारा अभिप्राय लाभांश की राशि का अंश के बाज़ार मूल्य से अनुपात है, उसको हम यील्ड कहते हैं, यानी लाभांश की राशि का बाज़ार मूल्य से अनुपात। कुछ क्वेश्चंस अपन इसमें कर सकते हैं कि जैसे उच्च गियरिंग अनुपात से क्या आशय है। उच्च गियरिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, उच्च गियरिंग अनुपात का मतलब निम्न गियरिंग होता है, और निम्न गियरिंग अनुपात का मतलब उच्च गियरिंग होता है। निम्न गियरिंग से क्या अभिप्राय, ये भी अपना को पता है कि भाई निम्न गियरिंग का मतलब होता है कि भाई फिक्स चार्ज कैपिटल का कम होना और इक्विटी या वेरिएबल चार्ज कैपिटल का अधिक होना। एक नवीन संस्था को उच्च गियरिंग अपनानी चाहिए या निम्न गियरिंग, बिल्कुल निम्न गियरिंग अपनानी चाहिए। उच्च गियरिंग और क्षमता पर व्यापार में क्या संबंध है, बिल्कुल संबंध है। उच्च गियरिंग जब किसी संस्था में उच्च गियरिंग रखी जाती है तो ये जो उच्च गियरिंग का मतलब ये होता है कि उसमें फिक्स चार्ज कैपिटल ज़्यादा होती है, और जब फिक्स चार्ज कैपिटल ज़्यादा होती है तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स कम होते हैं। जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम होते हैं तो हम अर्निंग में कम शेयर का भाग देते हैं, तो अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आती है, और ये अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आती है तो कंपनी के अंशों का बाज़ार में भाव बढ़ जाता है। यानी इस स्थिति को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। जब किसी संस्था की बहुत अच्छी ये बेनिफिट कब मिल पाता है, जब कोई संस्था बहुत अच्छा साउंड हैंडसम प्रॉफिट गेन कर रही होती है, तो उसके शेयर्स की जो संख्या कम होने पर उनको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलता है। किस पूंजी ढांचे में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, क्या ये स्थिति सदैव उचित रहती है या भविष्य में अति पूंजीकरण को जन्म दे देती है। भाई प्रति व्यक्ति आय तो निश्चित रूप से जिस पूंजी ढांचे में क्षमता पर व्यापार का बेनिफिट मिलता है उसमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, किंतु ये स्थिति सदैव उचित नहीं रहती है, क्योंकि कुछ समय के बाद में स्थिति ये आती है कि ज़्यादा जो पूंजी का भार होता है, थोड़ी सी भी ऊंचावचन आते ही वो और कैपिटलाइजेशन की पोजीशन उत्पन्न हो जाती है, अति पूंजीकरण की उत्पन्न हो जाती है। यानी जितना जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहिए पूंजी के ऊपर उससे कम प्रॉफिट कमाना शुरू कर देती है कंपनी और ये स्थिति जो होती है वो अति पूंजीकरण की स्थिति बन जाती है। इसलिए एक लंबे समय तक ये बेनिफिट ने हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ समय तक ये स्थिति रह सकती है। तो ये कुछ जो है वो अपन ने आज ओनरशिप रेशियोज़ के बारे में जाना।
एक मैं आपको दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने ये जितने भी मैं रेशियोज लिख रहे हैं, इसको आप अगर देखेंगे गूगल ड्राइव में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक का जब आप उसको खोलेंगे तो आपको उसमें ये जो सारे नोट्स हैं उनको आपको ये टेक्स्ट के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप वहाँ से इनको देख सकते हो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।